बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों आज बात करूंगा कल आने वाले उस बिल की जिसके आने से पहले ही देश विरोधी ताकतों में खलबली मच गई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि विदेश से आने वाली ऐसी फंडिंग जो देश के खिलाफ ही इस्तेमाल की जाती रही है या की जाने की आशंका है, अब उस फंडिंग पर एक तरह से हथौड़ा चलने जा रहा है। और इसलिए ऐसे सारे एनजीओ वाले तिलमिला रहे हैं जो पैसा विदेश से लेते हैं और उसका इस्तेमाल कहीं नक्सलियों को फंडिंग करने में करते हैं, कहीं धर्मांतरण के रैकेट चलाने में करते हैं, देश विरोधी आंदोलनों के अंदर भी करते हैं। और अब विदेशी फंडिंग के नियम सरकार बदलने जा रही है। यह नियम सख्त नहीं, बहुत सख्त होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि मोदी सरकार तो पहले से है, तो अब तक इस पर खामोशी किस बात की थी? अगर ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास थी तो सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? यह स्वाभाविक सवाल है, सबके दिमाग में आ सकता है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं एक फैक्ट के आधार पर कि क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 2019 से 2022 तक का एक डेटा है। केवल 3-4 साल के अंदर 13,500 संस्थाएं ऐसी हैं, 13,500 संस्थाएं जिनमें 55,741 करोड़ रुपए विदेशी फंड आया। पहली बात आप समझिए, 13,000 संस्थाएं, 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड इनको आया। किस बात के लिए आया? ये क्या भारत में रोड बनाते हैं? ये सड़कों का निर्माण करते हैं? ये भारत में ब्रिज बनाते हैं? ये भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं? ये क्या सेना की हायरिंग करते हैं? क्या करते हैं? ये रॉकेट लॉन्च करते हैं? ये क्या करते हैं? आप समझ रहे हैं, 55,000 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई 3-4 साल के अंदर, 19 से 22 के बीच में। अगर ये ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं करते जिस पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, कोई विकास का काम नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं बनाते, कोई रोजगार नहीं देते, तो क्या करते हैं ये 55,000 करोड़ रुपए का क्या करते हैं? और इसलिए जब ऐसे संगठन जो हिसाब किताब नहीं दे पाए, मैं आपको बताना चाहता हूं 22,498 ऐसे एनजीओ थे जिनके FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए। यह काम हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लूपहोल्स का फायदा उठाकर इधर की टोपी उधर ट्रांसफर करके सरकारी नियमों में हिसाब किताब जोड़कर अपना काम कर ले रहे हैं। और इसलिए यह कानून जो FCRA संशोधन का आने जा रहा है, इससे विदेशी फंड पर, उसके इस्तेमाल पर निगरानी हो सकेगी, ऐसा सरकार का कहना है। सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में जो पैसा लगाया गया उस पर निगरानी हो सकेगी। क्योंकि एक बात आप सीधी समझ लीजिए कि आप विदेश से फंडिंग लेकर देश में कन्वर्जन के रैकेट नहीं चला सकते। ये बाकायदा रैकेट चलते हैं, पैसा कौन देता है? ये आदिवासियों को प्रलोभन कौन देता है? जाकर उनकी शादी करा देंगे, नौकरी के लिए पैसा दे देंगे, रोजगार के लिए पैसा दे देंगे। ये पैसा आता कहां से है? क्या धर्मांतरण के लिए धन का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी विदेश से आने वाले? आप कहेंगे नहीं, धर्मांतरण तो स्वेच्छा है। अगर मेरी एक मजहब में आस्था नहीं है, दूसरे में जा रहा हूं, चला जाऊं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई आपको पैसा देकर ये वाली ऐसी सभाएं कराए और आपको फंड दे और उस लालच के बदले में आपका धर्मांतरण हो, ऐसे धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। भारत के लोगों का शोषण पैसे के दम पर नहीं हो सकता। आप पैसे के जोर पर, और वो भी विदेश से लाए गए पैसे के जोर पर, लोगों को प्रलोभन नहीं दे सकते। FCRA में होने वाले बदलाव ऐसे ही लोगों की नींद उड़ाए हुए हैं जो ये पैसा चर्च के माध्यम से लेते हैं। लेकिन
पैसा लगाते कहां हैं वो मैंने आपको बताया है। और अगर कुछ लोग लालच देकर किसी का धर्म बदलवाएं तो यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फंडिंग लेने वाले और ये पूरा काम करने वाले ये आम लोग नहीं हैं, ये एक तरह के दीमक हैं जो इस समाज के लिए नुकसानदायक हैं। और उनके लिए एफसीआरए जैसा एक स्प्रे चाहिए, एफसीआरए संशोधन जैसा एक वज्रपात चाहिए, तब जाकर यह दीमक मिटेगा। मैं सीधी बात करना चाहता हूं कि कोई भी मीडिया के लोग हो, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी लीडर हो, नेता हो, या कोई भी चर्च हो, यह विदेश का पैसा क्यों लेता है या क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कोई भी अपना पैसा मुफ्त में तो नहीं लुटाता है। आप जिससे पैसा लेते हैं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। अगर कोई सीआईए से जुड़े लोग, अगर किसी अमेरिका से जुड़े लोग, अगर चीन से जुड़ी हुई कंपनियां आपको फंडिंग कर रही हैं, तो फिर आप उनके लिए काम भी कर रहे हैं, वो आपसे काम ले रहे हैं। और ये क्यों करना है, किस लिए करना है? क्यों कोई पत्रकार विदेश का पैसा लेकर काम करे? और अगर ले रहा है तो सरकार को क्यों ना बताए? सरकार को क्यों ना पता चले कि पैसा किसके हाथ में जा रहा है, कितना जा रहा है, और वो अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? नक्सल प्रभावित इलाकों में विदेशी पैसे का भला क्या लेना देना? लेकिन आप जानते हैं कि नक्सलियों तक पैसा कैसे पहुंचता रहा, कैसे वो लाल सलाम वाले ये पैसा लेते रहे और अब इन लेफ्ट वालों के पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। और ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप कहेंगे ये टेक्निकल पॉइंट से मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं आपको समझाता हूं। दर्शकों, दिल्ली में एक आंदोलन खड़ा हुआ, उससे पहले एक पार्टी रातों रात बनी। सीजेआई की एक टिप्पणी थी, सरकार की तो कोई टिप्पणी थी नहीं, सीजेआई की एक टिप्पणी थी। उस टिप्पणी को आधार बनाते हुए एक झटके में पार्टी बनाई गई। रातों रात अकाउंट 22 मिलियन प्लस हो गया। एक झटके में इनके पास सारे संसाधन आ गए। आप अपने घर पर बैठ के देखिए, क्या आप बताइए, अगर युवा नाराज है तो आपके पास भी मोबाइल है, आप एक काम कीजिए, एक अकाउंट बनाइए। आप एक अकाउंट बनाइए और अगर युवा नाराज है तो वो उस अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। यही लॉजिक है ना। ये अभिजीत दीपिका के अकाउंट के साथ सारा युवा कैसे जुड़ गया? कैसे जुड़ गया? भाई, आपके हाथ में भी मोबाइल है, आपके हाथ में भी इंस्टाग्राम है, आपके हाथ में भी दूसरी सोशल साइट से आप बनाइए और मैं देखता हूं आपके कितने मिलियन फॉलोअर आते हैं आपके पास। ये तब आते हैं जब इसके पीछे एक पूरा का पूरा रैकेट काम करता है। ये ऐसे नहीं आते रातों रात। आप लोग आजकल सारे लोग मोबाइल चलाने वाले हैं, आप जानते हैं कि फॉलोअर 2-2, 4-4, 2-2 हजार बढ़ाने में कितना आपको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक झटके में 22 मिलियन हो गए। हमने कहा ठीक बात है। फिर जंतर मंतर पर आंदोलन खड़ा हो गया, दुनिया भर के सेलिब्रिटी वहां घूम के आ गए, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर सामने आ गए, समर्थन में आ गए, और हर रील पर यही ट्रेंड किए जा रहे थे। ये कैसे हो रहा था? एक पैसा काम कर रहा था और वो फंडिंग काम कर रही थी जो दिखती नहीं है बट होती है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। एक आंदोलन इस वक्त चल रहा है, वो छात्रों का आंदोलन है, झारखंड में हो रहा है। वो कह रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, ये छात्र निकले हुए हैं। आप मुझे बताइए यहां कितने इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कितने सीजेपी के लोग जा रहे हैं? आप यह भी बताइए कि कितनी बार आपकी ट्रेंडिंग सोशल मीडिया रील पर यह वाला आंदोलन आया है? क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें छात्र शामिल हैं। यह एक ऐसा आंदोलन, भाई देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, कहीं के भी छात्र आवाज उठाएं, उनके साथ सबको मिलानी चाहिए, यही बात है ना। लेकिन इस आंदोलन के साथ जो नहीं है वो फंडिंग नहीं है, और फंडिंग नहीं है तो वो सारे लोग आपको नजर नहीं आएंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि फंडिंग कैसे काम करती है, मैंने आपको 2 मॉडल बताए हैं। दोनों जगह छात्रों के मुद्दे हैं, दोनों जगह नाराजगी है, लेकिन एक जगह आदिवासी बच्चे बैठे हुए हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां 200 लोगों वाली भीड़ है और 200 लोगों के बाद किसी फुनसुक बागलू को आपको आकर बिठाना पड़ रहा है, इसके बाद ये भीड़ बढ़ रही है। सोनम वांगचुक आकर बैठ रहे हैं तब भीड़ बढ़ रही है, वहां पे स्वतः भीड़ है, लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है, वायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बैठकर कोई इंस्टा की कंपनी आपको बूस्ट नहीं कर रही है। ये वही कंपनी है जो प्रधानमंत्री का डाउन कर देती है वीडियो डालने के बाद और ऐसी रील्स बूस्ट करती है। यह सिस्टम चलता है और इसको आपको मानना पड़ेगा। एक और खबर आपको बताता हूं, मैं फैक्ट पर बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं। एक आतंकी जिसका नाम हमीम मंडल है,
इस मंडल को गिरफ्तार किया गया, हमीम नाम के इस आतंकी को, जो पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि जैश के हैंडलर इसको ऑपरेट कर रहे थे। इसका प्लान क्या था, यह वहां की एसटीएफ जो है, जो वर्क कर रही है इस पर, उसने इसका खुलासा किया है। ये जो आईजी है गौरव शर्मा एसटीएफ के, जिनकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने खुलासा किया और खुलासा यह किया कि ये पुलिस की वर्दी में आंदोलन में घुसना चाहता था और फिर वहां पर एक तरह से वो करना चाहता था जो पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के हैंडलर इसको कह रहे थे करने के लिए। बहुत सारे, तकरीबन 500 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे, यह पुलिस ने बताया है और पुलिस की जांच में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। और इसलिए जब मैं एफसीआरए की बात कर रहा हूं, इसके अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, तो इस बिल के आने से पहले प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। स्टॉप टारगेटिंग एनजीओज एंड इंस्टीट्यूशंस। एनजीओ को टारगेट करना बंद कीजिए। अब इनसे पूछिए कि एनजीओ, हम तो केवल यह पूछ रहे हैं या सरकार यह पूछ रही है कि पैसा कहां से आया, क्यों आया, किस काम में आपने लगाया, क्या आपने नियम कायदे माने या नहीं माने, आपका कॉज वैलिड है या नहीं है जिसके नाम पर आपने एनजीओ खोल रखा है। तो आप एनजीओ को टारगेट करना बंद कर दीजिए। टारगेट हो रही है विदेशी फंडिंग, लेकिन टारगेट इनको लग रहा है कि एनजीओ हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। इस विरोध का कारण आपको समझना चाहिए। क्या क्या बदल जाएगा, एक मिनट में आपको वो भी बताता हूं, इसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि संगठन के लाइसेंस रद्द या रिन्यूएबल नहीं होने पर संपत्ति का अधिग्रहण सरकार कर सकेगी। तय वक्त में रजिस्ट्रेशन बहाल यदि नहीं किया तो संपत्तियां स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएंगी। विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को संभालने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। विदेशी फंड के नियमों का यदि उल्लंघन किया गया, संस्था के पदाधिकारी इसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोई भी विदेशी नागरिक किसी एनजीओ का प्रमुख पदाधिकारी नहीं बन पाएगा। यह इनके पेट में दर्द होने की असली वजह है। तो सवाल यही है कि इस फंडिंग पर परेशानी हो क्यों रही है, यह फंडिंग आपको चाहिए क्यों, इसी पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। विदेशी फंडिंग, विदेशी कनेक्शन और देश में चलने वाले आंदोलनों पर उठते सवाल। क्या विदेश से आने वाला पैसा सिर्फ मदद है या फिर इसके पीछे देश विरोधी एजेंडा एक्टिव है? अब इसी सवाल पर सरकार कानून का शिकंजा कसने की तैयारी में है। लोकसभा में एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पेश होने जा रहा है। मकसद साफ है, विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता और नियमों का सख्त पालन। शाहीन बाग हो या सीए के खिलाफ प्रदर्शन, इन सारे प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग के आरोप लगे। डॉलर के दम पर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई, लेकिन अब विदेश से हो रही इस नापाक साजिश करने वालों के बीच सबसे बड़ा कानून दीवार की तरह खड़ा होगा। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत। सवाल यह है, क्या किसी आंदोलन या संगठन को विदेश से पैसा मिल रहा है तो क्या फंडिंग का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? और अब यही सवाल अभिजीत दीपके को लेकर उठाया जा रहा है। दावा है कि दीपके के पिता की मासिक सैलरी सिर्फ 60,000 रुपए थी, लेकिन दीपके ने अमेरिका के बोस्टन जाकर पढ़ाई की, जहां पढ़ने का सालाना खर्च 30 लाख से 1 करोड़ के बीच आता है। जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे, वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? जाहिर है, किसी की पढ़ाई की लागत और परिवार की आय के आधार पर सीधे विदेशी फंडिंग का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अगर फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जो विदेशी पैसा देश में भेजकर भारत में अशांति की साजिश रचता है। इसी बीच बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने विदेशी कनेक्शन और संदिग्ध फंडिंग के सवाल को और गंभीर बना दिया। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी समर्थित जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। ये नेटवर्क
जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। तो वेरिफिकेशन में ये भी पता चला कि वो हैंडल रेगुलरली यहाँ पे एक हमीद मंडल नाम के लड़के से इंटरैक्ट करता है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरैक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे, और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। विदेशी फंड पर कड़ी निगरानी के लिए अब संसद में बिल पेश होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पैसा साफ है तो हिसाब देने में क्या हर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन पटेल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। वंदना सिन्हा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में विक्रम सिंह जी आपके साथ करना चाहता हूं। आपके पास भी वो नियम कायदे आए होंगे विक्रम जी जो बदले जा रहे हैं FCRA संशोधन के अंतर्गत, और हमने देखा है 2 पैरेलल प्रोटेस्ट को कैसे दोनों में काम हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। झारखंड में तो अभी भी छात्र बैठे हुए हैं। कैसे ये ऑपरेट करते हैं आपसे बेहतर शायद हम में से कोई नहीं जानता कि कैसे कैसे फंडिंग आती है, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे धर्मांतरण का पैसा दिया जाता है। सब कुछ विक्रम सिंह जी आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम है अगर सरकार नियम सख्त कर रही है विदेशी फंडिंग को लेकर। नमस्कार राम मोहन जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कोई निहित स्वार्थ न हो तो हमें इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि झारखंड में भी वही चीज है, वही बच्चे हैं और लगभग वही आंदोलन है, लेकिन वो किसी भी तरह का उनको वैभव या किसी तरह की विलासतापूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। यहां तो मालूम पड़ा था 10 स्टार दावत हो रही है जंतर मंतर पे। आखिर ये माल मुफ्त दिल्ली बेरहम, ये स्विगी से जोमैटो से इतना माल कहां से आ रहा था? पता ये लगा दुबई की एक कंपनी के 23 कर्मचारी पूरे 5 स्टार में दिल्ली में आकर के आंदोलन किया, और 8 लाख रुपए रोज, 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्चा उठा करके ये मालूम पड़ता है जुनैद और उनका गिरोह सबको मुफ्त का जो है सामान खिला रहा था। 2-2 हजार के पिज्जा बांटे गए। चलिए हम आ जाते मतलब की बात पे। FCRA की अगर जो है सरकार के नियमों के अनुरूप अगर आ रही है धनराशि, उसका नियमानुसार इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये बताया कि नक्सल और अर्बन नक्सल की अगर जो जहर रक्त बीज को अगर आप दे रहे हैं तो सरकार का कर्तव्य है और देश उसका समर्थन करता है। ऐसे FCRA को, धतूरे के बीजों को समूल नष्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 31 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय की घोषणा के उपरांत समाप्त कर दिया गया। ऐसे नहीं समाप्त कर दिया गया, उनको चोक किया गया, उनकी फंडिंग, उनको खाद पानी देने वाले, उनको बंद जब किया गया, तब चरमपंथी समाप्त हुए। अब आप देखेंगे कि आखिर इसकी बिलबिलाहट क्यों हो रही है। बिलबिलाहट इसलिए हो रही है कि जिनके आपकी आमदनी का जरिया और जिनकी जेबें खत्म हो रही हैं, माली हालात खत्म हो रही हैं, उनका बिलबिलाना स्वाभाविक है। गली गली चंगाई सभा हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर नियंत्रण हो रहा है, इसीलिए लोग बिलबिला रहे हैं। राम मोहन जी, बिल्कुल, ये जो आपने एक टर्म इस्तेमाल किया विक्रम सिंह जी, ये केवल आप ही कर सकते हैं। और आपने कहा धतूरे के बीज, ये इनमें से कोई पैनलिस्ट जो मेरे साथ है, ये यहां तक दिमाग जाता नहीं है धतूरा क्या चीज होती है और उसके बीज कैसे काम करते हैं, ये समझना पड़ेगा। और इसको मेरे ख्याल है कि सरकार ने समझ लिया है। अब मुझे एक बात बताइए पवन पटेल जी, क्यों ये पोस्टर लहरा रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं आप लोग एनजीओ को, समाप्त करना चाहते हैं एनजीओ को, इंस्टीट्यूशंस को समाप्त करना चाहते हैं। केवल एक संशोधन विधेयक ही तो आ रहा है, नियम के मुताबिक विदेशी फंडिंग लेते रहिए और काम करते रहिए, क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना, ये बिलबिलाने वाली बात है जो भारतीय जनता पार्टी चल रहा। हम कहते 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई थी जी। 2014 में सरकार बनने के बाद आज अचानक जब दीपके का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद आपको इस बिल में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये पता है कि जहां उसकी सत्ता, जहां उसकी नीतियां, जहां पे डगमगाहट होती है वहां पे चालू होती है। हम कहते हैं नहीं, एक मिनट, अगर कोई कार्रवाई होती है फैक्ट्स पे रहते हैं, फैक्ट्स पे रहते हैं। जैसा FCRA संशोधन बिल आएगा, ये दीपके के आंदोलन के बाद सरकार ने निर्धारित किया है, ये बाद में निर्धारित किया है। 1-1.5 महीने पहले तो मैंने खबर चलाई थी कि एक कानून आ रहा है संशोधित होकर। बोल रहे जी,
अभी मैं बताऊं, मेरी बात हो जाने दीजिए, क्योंकि आपकी मैं बात हो यहाँ जाने काफी दीजिए, दूर बैठा हूं। कहीं तो का समझिए रोड़ा मत जोड़िए। आपको जो एफसीआरए से प्रॉब्लम है वो आप बताइए। दीपके का आंदोलन हो गया तो सरकार ले आई, ये आपका पॉइंट वैलिड भी हो सकता है कि 2014 में थे, अब 26 में क्यों ला रहे हैं, ये पॉइंट वैलिड है। इस पे रोहन गुप्ता से रिमार्क लूंगा, लेकिन इधर उधर की चीज मत जोड़िए। पवन जी बोलिए। हाँ, और मैंने ये बोला, हाँ। आप जो बोल रहे दीपके के पास पैसे कहां से आए, कहां से, हमने कहा कि जांच करा दीजिए। अब जैसे आपने बोला कि कॉकरोच पार्टी को रातों रात इतने मिलियन फॉलोवर बढ़ गए, तो उसी तरह जैसा कि कंपनी को रातों रात कैसे कंपनी बन गई, तो ये सबके लिए होना चाहिए ना। जनता पार्टी में भी दीपके सामने सारी जांच बंद हो जाएगी। तो जो निष्पक्षता होती है, निष्पक्षता की जो डेफिनेशन होती है, उसका पालन करते हुए काम करना चाहिए। तो निष्पक्षता ही तो बोल रही सरकार की। निष्पक्ष क्या है, इसमें पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कोई बताए कि इसमें पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। पक्ष यह है कि आपको पैसा चाहिए, विपक्ष यह है कि विदेश से चाहिए। आपको सरकार विलन इसलिए लग रही है कि वो कह रही है कि नियम के मुताबिक कीजिए। रोहन गुप्ता जी क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक विजुअल उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं। इस वक्त पप्पू यादव कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ संभवतः कोई मारपीट जैसी घटना घटी है, जो प्रथम दृष्टया मुझे विजुअल दिखाई दे रहा है। ये जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। पप्पू यादव तो पीछे से जा रहे हैं, कुछ और लोग आपस में भिड़े हैं। पप्पू यादव की प्रेस वार्ता में ये मारपीट हुई है कुछ लोगों के बीच में। क्यों हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा समझ में आएगा कुछ समय के बाद, लेकिन ये हंगामा जबरदस्त है। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये देखिए कुछ लोगों को मारा पीटा गया है। कुछ लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है। क्यों मारपीट की गई है ये कुछ समय के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन पप्पू यादव वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके बाद वो नीली टी शर्ट में आपको दिख रहे होंगे, वोट कर गए हैं। और ये देखिए जो लोग पीटे जा रहे थे, वो क्यों पीटे जा रहे हैं कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन पप्पू यादव की ये प्रेस वार्ता हो रही थी, जिसमें काफी हंगामा हो गया है, मारपीट हो गई है। और इसके बाद जो मैं देख पा रहा हूं कि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। किसको मारा गया, क्यों मारा गया, किसके कहने पर मारा गया, कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पप्पू यादव बीच बचाव करते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हंगामा वहां पर हुआ है। अब मैं रोहन गुप्ता के पास वापस लौट कर आना चाहता हूं। ये विजुअल्स आप साइड में कर दीजिए प्लीज। रोहन जी, ये जो सवाल आपकी सरकार से पूछा जा रहा है कि आप लोग बहुत लेट जागे, 2026 आ गया है, आप तो 14 से ऑपरेट कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, सारी चीजें जानते हैं, थोड़ा विलंब किया है क्या आपने? राम मोहन जी, ये 60 साल का पाप धोने में समय लगता है। और मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा कि एफसीआरए बिल सिर्फ एक बिल नहीं है, जो देश की सुरक्षा का मामला है। और ये सरकार, आप जानते हैं कि सबसे पहले देश की सुरक्षा के मामले में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। घुसपैठियों की जब बात आई, तब भी ये सारे विपक्षी दलों ने विरोध किया, कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े पाए गए। आपने देखा वेस्ट बंगाल में जैसे ही सरकार बदली, किस प्रकार से जो आपकी बॉर्डर है वहां पे भीड़ पाई गई। तो ये सरकार इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। मैं आपको संथाल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। झारखंड में मैं रहा चुनाव में, वहां पे जिस प्रकार से पूरी डेमोग्राफिक चेंज हो गई, क्योंकि घुसपैठियों ने आके वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एफसीआरए कोई छोटा एक मुद्दा नहीं है। एफसीआरए जो ट्रस्ट को पैसा आ रहा है, जो कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन की बात है, इलीगल यूज है। और आपने कहा वैसे कि जहां पे भी लगता है कि जो फंड आ रहा है वो देश की सुरक्षा के खिलाफ या देश के खिलाफ हो रहा है, वो सरकार का जानने का अधिकार है। ये मुझे लगता है कि देश की जब सुरक्षा का मामला है, तब ये लोग उठ के क्यों आ जाते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देगा राम मोहन जी देना चाहूंगा। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, तब भी क्या था कि भाई जो पैसा, जो वक्फ बोर्ड अपना जो मैनेजमेंट है उसको ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसकी जानकारी या उसका प्रोसेस सेट होना चाहिए। तो ये विशेषाधिकार जो दिए गए थे पास में, जिसका मिसयूज हो रहा था, अगर उसको रेगुलेट किया जाता है, फिर इनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करनी है। हर चीज में उनको अपने धर्म की राजनीति को आगे रखना है, हर चीज में उनको जो विशेषाधिकार की राजनीति को आगे रखना है। नहीं तो मुझे बताइए, एफसीआरए पे राम मोहन जी डिबेट का सवाल ही नहीं होता है। इसमें तो हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर भारतीय को एक स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए। इसमें राजनीति कहां से आ गई बीच में? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इस मुद्दे पे राजनीति का इशू कहां है, इसमें सरकार कहां से बीच में आई? अगर कोई फॉरेन फंड आ रहा है और देश में अभी समझा देते हैं।
नहीं, आप एक मिनट मेरी बात को खत्म करने दीजिए। आप पहले समझ लीजिए, पहले आप अपनी सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए। पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए कि ये बिल जो है, फिर आप जानकारी मुझे दीजिए। ये दीपके के आने के बाद नहीं हुआ है ये बिल। कब से 3 महीने से पहले से इसकी चर्चा हो रही है, डिस्कशन हुआ है, तो पहले अपनी जानकारी दी करिए, फिर मुझे बताइए। पर सबसे बड़ी राम मोहन जी बात है कि इस बिल का विरोध करने वाले देशद्रोही है, क्योंकि समझना। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। कुछ हैपनिंग इस वक्त पप्पू यादव के आवास पर है जो मैंने इस वक्त दिखाई है। काजल इस वक्त मेरे सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। काजल, जरा बताइए वहां पर क्या हुआ है, क्यों इतना हंगामा है, मारपीट हो गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पप्पू यादव ने आज कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया हुआ था और यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं और उनके जो लोग हैं, सपोर्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और 3 से 4 लोग जो है अपना नाम बताकर अंदर घुसे। उन्होंने कहा कि सांसद जी से उनको मिलना है और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो अज्ञात है उन्होंने सवाल करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर उन पर जूते चला दिए और उसके बाद से जो समर्थक है पप्पू यादव के, उन्होंने उन अज्ञात लोगों को पकड़ लिया है और उनके साथ मारपीट भी हुआ है। यहाँ पर लोग हैं मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे? मैम, असामाजिक तत्व थे। डीसीपी साहब को मैं कल भी बताया था, एसीपी साहब को, आज एसएचओ साहब को 3 से 4 बार फोन किया कि एमपी साहब आ रहे हैं। मुझे आप लोगों को इस बात की आशंका थी? बिल्कुल आशंका थी, पूरे देश को आशंका, लोगों ने हर जगह ट्वीट कर रखा है कैसे होने वाला है। उसको लग रहा है कि पप्पू यादव के खिलाफ कहीं ना प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चाकू और डंडे लेके लोग घर में घुस गए मारने के लिए। अब क्या बचा रह गया घर के अंदर? तो क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? हम जवाब चाहते दिल्ली पुलिस से, डीसीपी एसीपी से। जी, तो यहाँ पर जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, जो सहयोगी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको आशंका थी इस बात की कि उनके साथ ये व्यवहार हो सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शन है उनके खिलाफ, वो प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पप्पू यादव मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये पूरे तरीके से ये पूरी घटना हुई है कि जब 2-3 लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर जो है वो ये चाकू, आप इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो चाकू वो लोग लेकर आए थे वो पप्पू यादव के इस वक्त हाथ में है। प्रियंका गांधी जी एफआईआर से डरते हैं। यह देश के नेता है, एक बार नहीं, एक चाकू जितना मारना हो मार लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो मत डराओ। मेरे परिवार बच्चों पर कल रात में डराने की कोशिश किया। कौन थे ये लोग? हमको क्या पता कौन थे ये लोग। डेली बोल, आप लोगों को आशंका थी? ये लोग बोल रहा है जो मार देगा 51 लाख रुपया देंगे, कोई कह रहा है जिंदा जला दो। ये सब कौन बोल रहा है सर? ये तो सब देखा है, मैं तो सब सामने में जो बोल रहा है। तो फोन पे थ्रेट आ रहा है। जो वो क्या कह रहे थे कि भैया बोल रहा है बेटा, आपने भगवा जो पहन करके उनको बदनाम किया। सर, हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो। आप चंपत राय और गिरी पूरा 200 किलो सोना चांदी सब खपत कर दिए। बिल्कुल यही आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप काजल पूछिए जरा कि वो लोग गए कहाँ हैं? नहीं, कई एफआईआर करवा चुके हैं और इसी जा चुके हैं, मेरे लॉयर भी हैं। उन लोगों को आप लोगों ने पकड़ लिया भैया, हम लोगों को कहाँ ले जाया गया? इसको मारना हो मार दे, हम डरेंगे। कहाँ ले जाया गया उन लोगों को? आप लोगों ने पकड़ लिया, के हवाले? ठीक नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया इन लोगों के पास से। क्या हुआ था सर? आप ही के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। सर, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है आपके खिलाफ? उस शख्स ने क्या किया? कई लोग सर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया आपने, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो उग्र होता जा रहा है। सब पर छात्र का हमला। साधु संत लगातार आपके आवास पर पहुंच रहे प्रोटेस्ट करने। गुनाह गिरी का है, चंपत राय का है, हमारा क्या गुनाह है? हमने कोई गुनाह किया है क्या? हमने क्या चोरी की? शंकराचार्य को ये लोग पीटे, संत को ये लोग पीटते हैं, चोरी ये लोग करते हैं। 200 सोना किलो सिंधी का चोरा लिए, सोना चोरा लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सर, सपा जो आपका साथ दे रही थी वो कह रही है आपको माफी मांग लेनी चाहिए। पर पप्पू यादव के जो भैया, आप कौन सपा बोल रहे हैं, कौन, हमको तो नहीं पता। जो इसने आपका साथ दिया वो कह रहे हैं माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि आपने भगवान श्री राम की फोटो जमीन पर। भैया, हमको तो समय वही दिखा रहे हैं। नहीं, फैक्ट ठीक भैया, हम कहा हमको पुलिस के हवाले कर दिया है। भैया, पुलिस ले गई।
सीधा टच करते हुए गई है। ये चाकू के साथ आए थे, मेरे उंगली पे ऐसे सीधा टच करते हुए गया ये एकदम से। अगर और अंदर लग जाता तो मेरा तो इस बात का अंदेशा था? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था। हम तो समझ रहे थे सारे मीडिया से ही लोग आए हुए हैं, उन्हीं के बीच में वो बैठा हुआ था। किससे परमिशन लेके वो लोग अंदर घुसे? ये तो नहीं पता परमिशन, ये तो जनता। आप लोगों, ये पप्पू यादव के वकील है हमारे साथ। सर, आप लोगों को अंदेशा था इस बात का? मैम, एकमात्र सांसद का आवास है जो कभी बंद नहीं होता है, 24 आवर हर लोगों के लिए। क्यों लग रहा है कि इतना लोगों का प्रदर्शन उग्र क्यों हो रहा है पप्पू यादव को लेकर? नहीं, पप्पू यादव को लेकर उग्र नहीं हो रहा है। कुछ जो चुने लोग हैं ना, जो लोग आए थे वो पकड़े गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो गए, क्या हुआ है? जिस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं, सपा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सपा तो साथ है हमारे। सपा कहाँ बोल रही है कि हमारे को माफ मान ले? लोग का तरीका हर किसी का अपना अपना जायज है। ये हमारे माननीय संसद का ये तरीका तो बिल्कुल सही था। जब नितिन नवीन जो लोग आए थे वो फरार हो गए या पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो इरादतन आए थे कि इनकी हत्या कर दी जाए। आपने देखा उसके पास कितना बड़ा चाकू था, उससे किसी का भी मर्डर हो सकता है। और हम लोगों को अभी जानकारी मिली है कि कोई एक यूट्यूबर लेके आया था उसको, हम लोग उसको फाइंड आउट। यहाँ पर पप्पू यादव मीडिया को लगातार ये घटना के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर, आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया। लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते, हम बचते। पप्पू यादव दावा ये कर रहे हैं कि उनको मारने की इरादे से जो है लोग यहाँ पर, अज्ञात लोग जो है वो यहाँ पर घुसे हुए थे और एक चाकू जो पप्पू यादव अपने हाथ में लेकर इस वक्त दिखा रहे थे, जब वो मीडिया को ये सारी घटना के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उन पर वो चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो समर्थक थे वो भी थे और जो अज्ञात व्यक्ति थे वो भी अपना नाम लिखाकर जो है अंदर घुसे थे और उनका कहना ये था कि वो सांसद जी से मिलना चाहते हैं। और जब ये पीसी स्टार्ट होती है, तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 से 3 मिनट चलती है और उसके बाद वो व्यक्ति पहले सवाल पूछता है पप्पू यादव से कि आपने जिस तरीके से संसद भवन में इस तरीके का प्रदर्शन किया, आखिर वो क्यों किया? आप अगर इतने ही जो है सनातन के प्रेमी है तो इस तरीके की मिमिक्री क्यों की गई? और उसके बाद सीधे तौर पर उसने जो है जूते जलाकर मारने की कोशिश की। हालांकि जो पप्पू यादव के समर्थक है उन्होंने उसको दबोच लिया मौके पर ही और उसके बाद जो है उसको मारा पीटा भी गया और उसके बाद अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव के जो एडवोकेट है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि उन्होंने पहले ही ये सूचना जो है, ये जानकारी पुलिस को दी थी कि इस तरीके के अराजक जो तत्व हैं वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और उसे लेकर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाए। जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें पप्पू यादव वो चाकू भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो लेकर वो अज्ञात व्यक्ति जो कुछ लोग थे वो घुसे हुए थे। पहले उनको लगा कि शायद ये एक व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि 3 से 4 लोग जो है वो अपना नाम दर्ज कराकर और पप्पू यादव से मिलने के बहाने इस आवास पे जो है वो मौजूद थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो इस घटना के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पहले 3 बजे होने वाली थी, फिर 4 बजे एक्सटेंड हुआ और उसके बाद से इस 5 बजे का टाइम रखा गया। लेकिन उसके बाद ये टाइम जो है वो एक्सटेंड होता गया 6 बजे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही हुई। जिस वक्त ये पप्पू यादव बता रहे थे किस तरीके से उनको फोन पर भी जो थ्रेट है वो मिल रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं। कोई कह रहा है 51 लाख रुपए दिए जाएंगे पप्पू यादव को मारने के लिए, कोई कह रहा है कि इसका गला काटने के लिए आपको 52 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी के बीच में वो शख्स जो है वो एंट्री करता है, वो सवाल पूछता है और उसके बाद सीधे चप्पल निकाल के मार देता है। हालांकि जो समर्थक है उन्होंने उसको पकड़ लिया है। एडवोकेट जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जानकारी पुलिस को पहले ही दी थी। जो समर्थक हैं वो भी चोटिल हुए हैं, किसी किसी के हाथ में वो चाकू जो था उसको छीना झपटी में लोगों के हाथ में चाकू भी लगा हुआ है। और इस वक्त ये तस्वीरें पप्पू यादव के आवास की हैं जहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने उन अज्ञात व्यक्तियों को जो है वो पकड़ा है और उसके बाद से पुलिस के हवाले कर दिया है। जी, तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था संसद परिसर में पप्पू यादव ने भगवा पहनकर और चंदा चोरी करते हुए, उसके बाद से लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बढ़ रहा है। पप्पू यादव भी ये चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोगों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है और इसी को लेकर आज ये पूरी घटना हुई है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया उसके बाद से तमाम जो साधु संत हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे थे।
लेकिन कुछ सामान्य सवाल हैं। ये व्यक्ति अगर अंदर आए, चाकू लेकर आए काजल, तो स्वाभाविक बात है कि क्या गेट पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं होती है इनके आवास पर? पहली बात तो ये। दूसरा ये सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त है कि क्या ये कियोस करवाया गया है या वाकई कुछ हमलावर हैं जो पप्पू यादव को मारने आए हैं तो कौन है? ये आए हैं तो कौन है? क्या दिल्ली पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है? दिल्ली पुलिस की टीम यहां पे आई है या इनके ही लोग इनको बाहर लेकर गए? कुछ ऐसे सवाल हैं, जरा इनके बारे में भी तहकीकात कीजिए आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक टीम मौजूद थी जिसके हवाले उन व्यक्तियों को जो है वो कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप सांसद के किसी भी अपार्टमेंट पे या किसी भी घर पे, किसी भी आवास पे जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आखिर आप हैं कौन। अगर वो आपको जानते हैं तो आपको वो एंट्री देते हैं, अदरवाइज वो आपका कार्ड चेक करते हैं। लेकिन जो लोग मिलने आते हैं, अगर हम बात करें जैसे जनता दरबार लगता है तो उसमें ज़्यादातर लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, और यही शिकायत लेकर आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि उनको सांसद पप्पू यादव से मिलना है और उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवाया, नाम भी लिखवाया। यहाँ पर वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। मिलने के बहाने जैसे ही पप्पू यादव यहाँ पर एंटर हुए तो जो तमाम जो उनके साथी थे, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने नारे भी लगाए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 2-3 मिनट बाद जो है वो इस तरीके की घटना जो है वो देखने को मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? तो ये मामला अभी तुरंत का है और दिल्ली पुलिस को ये पूरा मामला जो है वो अज्ञात व्यक्तियों की हम बात करें, चाहे मामले की बात करें, उनको सौंप दिया गया है। और अब देखने की बात ये होगी कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता ये कौन लोग हैं। पप्पू यादव खुद ये कह रहे हैं कि उनको ये नहीं पता ये कौन लोग हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले की अब दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि आखिर ये लोग हैं कौन। क्योंकि जो पप्पू यादव एडवोकेट है उनका कहना यह है कि उन्होंने सुबह ही ये शिकायत की थी। ये कुछ बुनियादी सवाल अभी भी बाकी हैं कि कोई व्यक्ति चाकू लेकर आया, फिर चाकू इन्होंने छीन लिया। इतनी भीड़ में जहां पर सारे समर्थक पप्पू यादव के हैं, सिक्योरिटी के लोग भी उनके हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह का बैकग्राउंड पप्पू यादव का है सब जानते हैं। कौन व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति केवल चाकू लेकर घुस जाएंगे? क्या ये एक किस्म का बनाया हुआ कोई नाटक है या वाकई हमला हुआ है? ये कौन लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? दिल्ली पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए। और अगर ये वाकई हमलावर हैं तो फिर ये मामला नया राजनीतिक रंग भी लेता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसके बीच में ये भी एक सवाल है कि ये कौन से 2 लोग हैं जिनको इतना समझ नहीं आता कि वो पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, उनके बंगले पर जा रहे हैं, उनके सैकड़ों समर्थकों के बीच में जा रहे हैं और एक चाकू लेकर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो इससे हमला कर सकते हैं। ये किस तरह के लोग हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा विषय है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।